आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इनको बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखिए। राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जिसमें किसी देश के प्रति एकता, समर्पण और त्याग की भावना विकसित होती है। जैसा कि क्रिकेट हो गया, दो ठो देश के प्रति अगर क्रिकेट हो रहा है, मान लीजिए ए देश है और बी देश है, ये दोनों के बीच अगर क्रिकेट हो रहा है तो आप जिस देश के रहिएगा उसी को आप सपोर्ट कीजिएगा कि अलग देश को सपोर्ट कीजिएगा। जाहिर है कि आप जिस देश का रहिएगा उसी देश को सपोर्ट कीजिएगा। तो यही जो भावना है, अपने देश के प्रति मर मिटने की जो भावना है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह विचार जो है से लोगों की जाति, भाषा, धर्म आदि विभिन्नताओं के बावजूद एक राष्ट्र के रूप को जोड़ता है। अगर आप भारत में हैं तो ये नहीं जानिएगा कि ये कौन सा भाषा का लोग खेल रहा है, कौन सा धर्म के खेल रहा है। अगर आपके देश से खेल रहा है तो आप उसको ही सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको ही क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। इसका सिंपल एकदम परिभाषा है कि राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जिसमें देश के प्रति कोई भी देश का नागरिक मर मिटने की भावना या त्याग की भावना को रखता है, इसको ही राष्ट्रवाद कहा जाता है, समझ गए। तो यहाँ परिभाषा अच्छा से लिखा गया है, आप लोग बोल सकते हैं कि विकसित होती है। यह विचार लोगों को जाति, भाषा, धर्म इत्यादि विभिन्नताओं के बावजूद भी एक राष्ट्र के स्वरूप में जोड़ता है, एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं से 20वीं सदी में हुआ था, ठीक है। देखिए क्या मुख्य कारण क्या है भारत में राष्ट्रवाद के। तो पहला कारण है कि ब्रिटिश अत्याचार और शोषण। जो ब्रिटिशियन अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेजों की जो अंग्रेज लोग थे, राजा थे, वह बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और नागरिकों का शोषण करते थे, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से जनता में असंतोष बढ़ा और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, ठीक है। फिर आगे है कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो नए शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता के विचार प्रसारित किए। नया जो शिक्षित वर्ग थे, न्यू जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता के विचार को प्रसारित करने का काम किया, ठीक है। फिर तीसरा जो है कि सामाजिक सुधार आंदोलन। तो राजा राम मोहन राय आदि ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई, ठीक है। और फिर चौथा है कि अखिल भारतीय संगठन की स्थापना। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, ठीक है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रेस और साहित्य। तो अखबारों और पुस्तकों ने जनमत तैयार किया। क्या किया कि प्रेस में सारा जो बात था से फैलाने लगे कि यहाँ यह कर रहा है अंग्रेज, यहाँ यह कर रहा है। इसके जरिए भी राष्ट्रवाद फैलने का काम हुआ, ठीक है। छठा है प्रथम विश्व युद्ध, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और इन सभी कारणों ने मिलकर राष्ट्रीय चेतना को प्रबल किया और स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप दिया, यानी एकजुट होकर सब लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, ठीक है। फिर आगे है कि असहयोग आंदोलन की विशेषताएं और परिणाम लिखिए। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं और परिणाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था और बाद में इसको बंद भी कर दिया गया था। क्यों किया गया था, तो 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है, 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था हिंसा होने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग समाप्त कर स्वराज प्राप्त करना था, ठीक है। और इसके विशेषताओं को देखिए। इसके विशेषताएं हैं कि सरकारी विद्यालयों, अदालतों और उपाधियों का बहिष्कार कर दिया गया। जो भी भारतवासी थे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे या अदालतों में वकील थे या जज थे और जिनको कुछ उपाधियां मिला था वे सभी त्याग दिए, ठीक है। और आगे है
कि चरखा व खादी का प्रचार हुआ, यानी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, देसी वस्तुओं को अपनाने लगे लोग। और अगला पॉइंट है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। और लास्ट पॉइंट है कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी हुआ। तो यह सब किसका विशेषता है असहयोग आंदोलन के, और इसका परिणाम देखिए। तो इसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ, ग्रामीण और शहरी जनता की भागीदारी हुई। गांव के भी लोग यहाँ थे और शहर के भी लोग थे, यहाँ तक महिला लोग भी थी, सभी लोग थे, युवा लोग थे, सब लोग मिलकर इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिला और ब्रिटिश सरकार में चिंता फैलने लगी। यह सब इसका परिणाम था। अगर परिणाम पूछे और विशेषताएं पूछे तो आप बता सकते हैं। हालांकि बता दे रहे हैं कि चौरी चौरा घटना 1922 के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया, परंतु यह स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसको देख के लगता था कि उस टाइम ही हमको आज़ादी मिल जाएगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगा, पर चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण हिंसा हो गया, जिस कारण जो गांधी जी थे इस आंदोलन को रोक लिए। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोग से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बता दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्या थी, इसके बारे में तो बता दीजिएगा। असहयोग आंदोलन की विशेषता और परिणाम पूछे तो यह भी बता दीजिएगा। और अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया तो यह भी बता दीजिएगा कि 4 फरवरी 1922, चाहे एग्जैक्ट 1922 बोलिएगा, 4 या 5 भी कहीं दिया रहता है तो उससे मतलब नहीं है, 1922 दीजिएगा कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसके कारण जो गांधी जी हैं हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। फिर आगे जो अपना प्रश्न है, तो संघीय व्यवस्था क्या है। अब भारत संघीय राज्य क्यों है, इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या है और भारत संघीय राज्य क्यों है। तो संघीय व्यवस्था शासन की वह प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजित रहती है। बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था शासन की वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हुआ रहता है। ठीक है, और दोनों स्तरों के पास स्वतंत्र अधिकार होते हैं। समझ गए, संघीय व्यवस्था क्या है, शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्ति जो है से 2 हिस्सों में बटा रहता है, केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, या 2 हिस्सों में बटा रहता है और दोनों को स्वतंत्र अधिकार होते हैं। अब भारत संघीय राज्य इसलिए है क्योंकि संविधान में केंद्र और राज्यों के विषय की सूची दी गई है। भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के विषय की सूची दी गई है। दूसरा कारण है कि राज्यों की अपनी निर्वाचित सरकार होती है, राज्यों की भी अपनी निर्वाचित सरकार होती है, आप लोग जानते हैं। और तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय संघीय विवादों में न्याय करता है। कौन, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और चौथा है कि संविधान केंद्र और राज्य संबंधों को निर्धारित करता है। कौन, संविधान जो है से केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच संबंध रिलेशन बनाने का काम करता है, और इस प्रकार भारत में एकता और विविधता दोनों का संतुलन बना रहता है। और यही कारण है कि भारत जो है से एक संघीय राज्य है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।